कृतियों में है नया सवेरा, काव्य गंधा, कुंडलियां संग्रह, आधुनिक हिंदी लघु कथाएं, कुंडलियां छंद के साथ हस्ताक्षर, कुंडलियां कानन, कुंडलियां संचयन, समसामयिक हिंदी लघु कथाएं, कुंडलियां छंद के नए शिखर आदि संपादन। अब बच्चों, आप लोगों ने तो देखा, अब सुना होगा, अपनी नानी दादी से बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन ठकुरेला जी ने जो हमारे समक्ष दो कथाएं रखी हैं वो आज के सामाजिकता को दर्शाती हैं। जिसमें से पहली कथा है मौन। मौन का मतलब होता है कि एकदम शांति छा जाना, जैसे कि सन्नाटा छा जाना। तो इस पाठ में जो कुछ विवाह का दृश्य बताया गया है, जैसे कि आप इस नीचे पिक्चर में देख सकते हो कि वहां पे मैंने दो व्यक्तियों को दर्शाया है, जिसमें से ये एक व्यक्ति लड़के के पिता हैं और दूसरे व्यक्ति जो हैं वो लड़की के पिता हैं। तो अब इन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही है। अब हम इसे पाठ के जरिए यहाँ पर देखेंगे। रघुराज सिंह बहुत खुश थे। उनके लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता करने की इच्छा से अजमेर से एक संपन्न एवं सुसंस्कृत परिवार आया था। परिवार कहाँ का था? अजमेर से। अजमेर से कौन आए हैं? लड़की के पिता। किसके घर आए हैं? रघुराज सिंह के घर। तो रघुराज सिंह आज बहुत खुश थे क्योंकि उनके लड़के से विवाह का रिश्ता लेकर अजमेर से एक लड़की के पिता आए हुए हैं। रघुराज सिंह का लड़का सेना में अधिकारी है। बच्चों ध्यान देना यहाँ पर कि रघुराज सिंह का लड़का सेना में अधिकारी है। तो आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि रघुराज सिंह का लड़का कहाँ पर अधिकारी है, तो जिसे हमें कहना है कि सेना में अधिकारी है। उनके दो अन्य लड़के हैं। उनके अन्य दो लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनके कुल 3 पुत्र हैं, जिसमें से बड़ा लड़का सेना में अधिकारी है और 2 लड़के जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लड़की के पिता ने रघुराज सिंह से कहा, हम आपसे एवं आपके परिवार से पूरी तरह संतुष्ट हैं। आप भी हमारी लड़की को देख लें एवं हमारे परिवार के बारे में पूरी जानकारी कर ले। अब लड़की के पिता क्या कहते हैं कि लड़के के पिता से कहते हैं कि हमने आपके परिवार के बारे में जांच पड़ताल कर ली है, हमें आपके परिवार से कोई परेशानी नहीं है, तो आप भी हमारी लड़की को देख ले एवं हमारे परिवार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले। रघुराज सिंह ने जानकारी लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम भी आपसे पूरी तरह संतुष्ट हैं। लड़की के पिता ने पूछा, आपकी कोई मांग हो तो हमें बताने की कृपा करें। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हर एक लड़की का पिता चाहता है कि उसकी लड़की अपने ससुराल में खुशी से सुखी से रहे। तो इसीलिए उन्होंने पूछा लड़के के पिता से कि भाई, आपका लड़का इतने ऊंचे पोस्ट पर है, तो यदि आपकी कोई कुछ मांग हो तो हमें बताने की कृपा करें। रघुराज सिंह बोले, हमारी कोई मांग नहीं है, बस चाहते हैं लड़की ऐसी हो जो परिवार में विघटन न कराए। बच्चों, आप देख सकते हो कि मैंने शब्दार्थ में लिखा है, विघटन का मतलब होता है अलग करना। तो लड़के के पिता क्या कहते हैं कि लड़की आपकी ऐसी होनी चाहिए जो हमारे परिवार में आए तो उसे अलग न करवाए। चाहता हूं तीनों भाई मिलकर रहें। वो कहते हैं कि जब भी शादी करके लड़की घर पर आए तो तीनों भाई मिलकर रहें। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दर्शाया है, जैसे विवाह के लिए कि लड़की वाले लड़के के घर पे गए हैं या लड़की को देखने के लिए लड़के आए हैं। तो आप देख सकते हो साइड में मैंने एक मंडप का भी चित्र आप लोगों को समझाने के लिए दिखाया है वहां पर। तो कहते हैं कि इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। मिलते हैं तो पूरा परिवार एक सूत्र में बंधा रहता है। लड़की के पिता ने विनम्रता पूर्वक कहते हुए पूछा, साहब आप कितने भाई हैं? रघुराज सिंह ने कहा, 3 भाई 1 बहन। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान में दीजिए कि जब लड़के के पिता कहते हैं कि जब बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं तो परिवार एक सूत्र में बंधा रहता है। फिर लड़की के पिता उनसे प्रश्न करते हैं विनम्रता पूर्वक, नम्रता से, कि साहब आप कितने भाई हैं? तब रघुराज सिंह ने कहा कि 3 भाई 1 बहन। यहाँ पे बच्चों ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे रघुराज सिंह खुद 3 भाई 1 बहन है और रघुराज सिंह को 3 लड़के हैं।
लड़की के पिता ने पूछा, आपके भाई क्या करते हैं? तब रघुराज सिंह कहते हैं कि सबके निजी धंधे हैं। निजी धंधे हैं मतलब व्यवसायिक, अपना खुद का व्यक्तिगत व्यवसाय चलता है। लड़की के पिता ने पूछा, आपने अपने किसी भाई को बुलवाया नहीं? अब वो भी उनसे कहते हैं कि जब आप चाहते हैं कि मेरी लड़की आए और घर में विघटन ना हो, तो फिर आपके भी घर में विघटन नहीं हुआ होगा, तो आपने अपने भाई को क्यों नहीं बुलाया? तब रघुराज सिंह झिझकते हुए बोले, झिझकना मतलब संकुचाना, कि मैं इसका उत्तर क्या दूं। कहते हैं, अजी हम भाइयों में बोलचाल बंद है। फिर वहां पर अचानक से खामोशी छा गई। प्रश्न और उत्तर दोनों ही मौन हो गए। तो यहाँ पे लेखक ठकुरेला जी क्या कहते हैं कि जिस तरह से तुम कथनी दूसरों के सामने कर रहे हो, तो पहले वह करनी स्वयं में लेके आओ, तब किसी दूसरे को बोलने के लिए आप बोल सकते हो। समझ में आया बच्चों? अब हम दूसरी कथा देखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने एक दृश्य बनाया है जिसमें दिख रहा है कि बस स्टॉप है और काफी भीड़ जमी हुई है। उसके ठीक नीचे मैंने एक पॉलिश करता हुआ एक बालक को दिखाया है मैंने। और दूसरी कथा का नाम है हमारे असाधारण। अब यहाँ पे लेखक, मुझे जोधपुर जाना था। जोधपुर किसको जाना है? लेखक को जाना है। बस आने में देरी थी, अतः बस स्टॉप पर बस के इंतजार में बैठा था। अब लेखक यहाँ पे कहते हैं कि मुझे जोधपुर जाना था लेकिन बस आ ही नहीं रही थी, इसीलिए मैं बस स्टॉप पर बैठकर बस की प्रतीक्षा कर रहा था। वहां बहुत से यात्रियों का जमघट लगा हुआ था। जमघट का मतलब है बहुत भीड़ भाड़। सभी बातों में मशगूल थे, अतः अच्छा खासा शोर हो रहा था। अब लेखक कहते हैं कि सब अपने अपने बातों में बहुत ही व्यस्त थे और उसकी वजह से वातावरण बहुत ही शोरगुल था। अचानक एक आवाज ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। आकृष्ट करना मतलब ध्यान केंद्रित करना, कि जैसे कुछ कहीं कुछ विशिष्ट होता है तो हमारा ध्यान अपनी तरफ उस ओर चला जाता है। एक 10 वर्षीय लड़का फटा सा बैग लटकाए निवेदन कर रहा था। बालक कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का। फटा सा बैग अपने कंधे पे वो लटकाए हुए था और वह नम्रता से निवेदन कर रहा था, बाबूजी पॉलिश करा लो। वो लड़का कहता है नम्र से कि बाबूजी पॉलिश करा लो ना। ऐसे मना करने पर उसने विनीत मुद्रा में कहा, मेरे मना करने पे भी। लेखक कहते हैं कि मैं तो घर से पॉलिश करवा करके ही आया था, तो मैंने उसको मना कर दिया। मेरे मना करने पर उसने विनीत मुद्रा में कहा। विनीत मुद्रा मतलब पैसे, रुपए। विनीत मतलब नम्रता, मतलब रुपए की आड़ में, रुपए पाने की चाहत में उसने नम्रता पूर्वक निवेदन किया कि बाबूजी करा लो। जैसे कि वह बार बार उस चीज को रिक्वेस्ट कर रहा है, उन्हें बार बार मना रहा है कि आप कुछ अगर पॉलिश करा लेते हो तो मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे। और क्या कहता है बालक? जूते चमका दूंगा, अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। बोहनी का मतलब होता है कि जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो सबसे पहला ग्राहक जो आके उस दुकानदार को पैसा देता है उसे हम बोहनी कहते हैं। मैं घर से जूते पॉलिश करके आया था। अब लेखक क्या कहते हैं कि मैं तो घर से जूते पॉलिश करके आया हूँ, तो मैं फिर से दोबारा क्यों करवाऊं? अतः मैंने उसे स्पष्टतः मना कर दिया। लेखक वहां पे मना कर देते हैं उस बालक को कि भाई मुझे जूते पॉलिश नहीं करवानी है। वह दूसरे यात्री के पास जाकर विनय करने लगा। फिर वो बालक क्या करने लगा कि लेखक के पास से हटके दूसरे किसी के पास चला जाता है कि शायद वो करवा ले तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, और फिर से वो वहां पे विनय यानी निवेदन करने लगा। मैं उसी ओर देखने लगा। लेखक कहते हैं कि मैं भी उसी लड़के को ही तरफ देख रहा था कि देखो आगे वो और क्या क्या करता है। वह रह रह कर यात्रियों से अनुनय विनय कर रहा था। अनुनय विनय मतलब वह बार बार उनसे निवेदन कर रहा था नम्रता पूर्वक, बाबूजी पॉलिश करा लो, जूते चमका दूंगा, अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। वह बार बार सभी यात्रियों को वही कह रहा था कि आप मेरे से अपने जूते पॉलिश करवा लो, मैं आपके जूते को एकदम चकाचक चमका दूंगा, क्योंकि मेरी बोहनी अभी तक नहीं हुई है। मेरे पास ही एक सज्जन बैठे थे, वे भी उस लड़के को बड़े गौर से देख रहे थे। उनके पास ही एक सज्जन भी बैठे थे,
लेखक के पास में। तो जैसे मैं बहुत ध्यान से उस लड़के को देख रहा था, वैसे वो सज्जन भी बहुत ध्यान से उस लड़के को देख रहे थे। शायद उन्हें उस पर दया आ गई, काफी समय से वो देख रहे थे इसलिए उनको दया आ गई। उन्होंने उसे पुकारा तो वह प्रसन्न होकर उनके पास आया और वहीं बैठ गया। जैसे ही वो सज्जन ने उसको बुलाया बालक को कि भाई तुम इधर आओ, तो वह बालक बहुत खुश हो गया कि चलो इतना निवेदन करने पे कोई व्यक्ति तो मुझे मिला जो मेरे से अपने जूते को चमकाए, पॉलिश करवा लेगा और मैं उसके जूते को चमका दूंगा और मुझे कुछ उसके बदले में रुपए मिल जाएंगे। तो उन्होंने उसे पुकारा तो वह प्रसन्न होकर उनके पास आया और झट से जाके वहीं पर बैठ गया। और फिर बालक ने कहा, बाबूजी उतारो जूते। अब देख रहे हो इस पिक्चर में कि बाबूजी के पास वो लड़का आके बैठ गया है और उसके बाद वह नीचे देखिए शब्दार्थ भी मैंने लिखे हैं, आप देख लीजिएगा। हाँ, तब उन्होंने कहा, अब ये उन्होंने कहा मतलब वो सज्जन कहते हैं, भाई पॉलिश नहीं करानी है, ले यह 5 रुपए रख ले। जैसे इस पिक्चर में मैंने दिखाया है, पहले ऊपर वाले पिक्चर में देखो बच्चों कि वो पॉलिश करने के लिए वहां पे बैठ गया है 10 वर्षीय बालक, ठीक है। नीचे के पिक्चर में देखो कि वह 5 रुपए उस बच्चे को दे रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई पॉलिश नहीं करानी है, ले यह 5 रुपए रख ले। दया का भाव दिखाते हुए, भाई वो काफी देर से देख रहे थे, उनको दया आ गई तो सोचे कि ये 5 रुपया उसको दे देता हूँ, उसका कुछ काम बन जाएगा। क्यों बाबूजी, उसने बड़े भोलेपन से कहा। बाबूजी को बच्चा भी प्रश्न कर दिया कि क्यों बाबूजी, और उसके भाव में भोलापन भी था। तो सज्जन बड़े प्यार से बोले, रख ले, तेरी बहुनी नहीं हुई है इसीलिए। अब सज्जन कहते हैं वो भी भाई इतने दयालु भाव में बेचारे डूबे हुए थे कि उन्हें उस लड़के पे तरस भी आ रही थी, दया भी आ रही थी, तो इसीलिए उन्होंने उसको 5 रुपये देना चाहा और बोले कि रख ले, तेरी बहुनी नहीं हुई है इसलिए तुझे दे रहा हूँ। लड़का झटके से खड़ा हुआ और लड़का भी एकदम मतलब स्वाभिमानी था, वो भी झट से खड़ा हो गया। तो क्या कहता है बच्चा वहां पे देखो, बाबूजी भिखारी नहीं हूँ, मेहनत करके खाना चाहता हूँ, बिना पॉलिश किए रुपए क्यों लूं। अब देखो यह कहते हुए वह आगे बढ़ जाता है। तो इस वाक्य में उस बच्चे का हमको स्वाभिमान दिख रहा है, क्योंकि बच्चा भीख नहीं चाहता है, वह अपनी मेहनत करके उस पैसे को पाना चाहता है। इसीलिए वह सब यात्रियों के पास जाकर बार बार अनुनय विनय करता है कि आप मेरे से अपने जूतों को पॉलिश करवा लो, जिसकी वजह से मैं आपको मुझे उसके बदले पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जब वो सज्जन व्यक्ति उस पर दया भाव दिखाते हैं तो वो बच्चे का स्वाभिमान जो है वो उजागर हो जाता है, वो उठ जाता है और वो क्या कहता है, बाबूजी भिखारी नहीं हूँ, मेहनत करके खाना चाहता हूँ, बिना पॉलिश किए रुपए क्यों लूं। वो कहता है मैं बिना पॉलिश किए रुपए क्यों लूं, जब आपने मेरे से पॉलिश ही नहीं करवाए तो मैं 5 रुपए क्यों लूं आपके पास से। पॉलिश करने वाले लड़के के चेहरे पर स्वाभिमान का असाधारण तेज देखकर लोग दंग रह गए। तो वहां पे जो यात्री, बहुत सारे जो यात्रियों का जमघट लगा था, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बस स्थानक का चित्र दिखाई थी, वहां पे आप जिस तरह देखे कि काफी भीड़ लगी हुई है, तो वहां के जो आसपास के लोग थे, उस बच्चे की जो उम्र थी 10 साल, वो देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं कि देखो इतना छोटा सा बालक और किस तरह से उत्तर दे रहा है कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो मेहनत करके ही कमाऊंगा और तभी ये पैसे आपसे लूंगा। तो यहाँ पे उस बच्चे का हमें क्या दिख रहा है, स्वाभिमान का असाधारण तेज। असाधारण अर्थात एकदम विशिष्ट बालक जो किसी के आश्रय पे किसी का दया भाव नहीं चाहता है। यहाँ पे बच्चों देखो मैंने शब्दार्थ भी लिखे हैं, जमघट जैसे कि भीड़ लगाना, मशगूल होना, व्यस्त होना, आकृष्ट होना, ध्यान अपनी ओर करना, विनित मुद्रा यानी रुपए प्राप्त करने हेतु नम्रता से देखना, बोहनी होना यानी ग्राहक के द्वारा प्रथम रुपया आना, अनुनय विनय करना यानी खुशामद करना, विनती करना, गौर से देखना अर्थात बहुत ही ध्यान से देखना।
अब इस गद्य संबंधी उद्देश्य को यहाँ पे मैंने लिखा है बच्चों की। देखो, पहली जो हमने कथा पढ़ी है मौन, मौन के जरिए हमें क्या पता चला कि जब लड़की के रिश्ते के लिए जब वहाँ पे जाते हैं, लड़की के पिता लड़के के घर जाते हैं, तो हर लड़के का पिता चाहता है कि लड़की हमारे घर पे आए तो घर में अलगावजी नहीं हो, जैसे अपने भाषा में हम बोलते हैं अलगाव नहीं हो, विघटन नहीं हो। लेकिन वही क्रिया उन्होंने की थी क्या? तो इस तरह से जब लड़की के पिता लड़के के पिता से प्रश्न करते हैं तो वहां पर अचानक से एक सन्नाटा छा जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी ने लोगों की कथनी और करनी में अंतर पर करारा प्रहार किया है। दूसरी लघु कथा में आपने एक पॉलिश करने वाले बालक के स्वाभिमान को दर्शाया है। इन लघु कथाओं के माध्यम से लेखक ने संदेश दिया है कि हमारी सोच और व्यवहार में समरूपता होनी चाहिए। स्वाभिमान किसी में भी हो सकता है, हमें सभी के स्वाभिमान का आदर करना चाहिए। देखो बच्चों, अभी हम पात्र ध्यान में कैसे रखेंगे वो मैंने यहाँ पे आपको दर्शाया है। मौन पाठ के पात्र देखिए, रघुराज सिंह, ये कौन है? लड़के के पिता। उनके पुत्र कितने हैं? 3। बड़ा लड़का क्या है? सेना में अधिकारी, व 2 लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। रघुराज सिंह के 3 भाई व 1 बहन है। तीनों भाई के अपने निजी धंधे हैं। फिर ये मौन पाठ के पात्र आपको समझ में आया? एक बार मैं दोबारा बोलती हूँ। रघुराज सिंह ये लड़के के पिता हैं। उनके कितने पुत्र हैं? 3। बड़ा लड़का क्या कार्य करता है? सेना में अधिकारी। वह 2 जो लड़के हैं उनके वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। रघुराज सिंह के 3 भाई व 1 बहन है। रघुराज सिंह खुद 3 भाई व 1 बहन है और तीनों भाई के अपने निजी धंधे हैं। अब हम देखते हैं असाधारण पाठ के पात्र। लेखक जो कि बस स्टॉप पर जोधपुर जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 10 वर्षीय बालक इसमें बताया गया है जो कि एक पॉलिश करने वाला है। सज्जन यहाँ पे है जो एक यात्री हैं। और इसमें देखो बच्चों, इस पाठ में सबसे लास्ट में एक मुहावरा दिया गया है, दंग रह जाना, जिसे कहते हैं कि आश्चर्यचकित होना। अब इसका हम वाक्य में भी प्रयोग अपने सरल शब्दों में कर सकते हैं, जैसे कि मोहन के पास ढेर सारे रुपए देखकर सोहन दंग रह गया। समझ में आया बच्चों? अब ये हमारा स्वाध्याय आ गया, जो हमारे पाठ के समापन पे ये हमारा एक स्वाध्याय आ गया है। यदि पाठ में आप लोगों को कहीं कुछ नहीं समझ में आया हो या कहीं कुछ समझने में असुविधा लगी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं इसी स्वाध्याय से लेकर आपको कुछ यही जो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है इससे संबंधित फिर मैं ही आपको प्रश्न पूछती हूँ। पहले आप लोग अपनी जो भी कुछ दुविधा हो उससे पूछ लीजिए मेरे पास से। अब जिसको भी पूछना होगा रेज हैंड कीजिए, हम मौका देंगे, अनम्यूट होके फिर आप पूछेंगे। सानिया खान ने हाथ उठाया है। सानिया खान, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और पूछिए। सबिया आप माइक बंद कीजिए, बाकी लोग कोई माइक नहीं करेगा। सानिया खान माइक चालू करके पूछिए, आपने हाथ उठाया है। टीचर, हेलो टीचर। हाँ बेटा बोलो। टीचर, बस स्टॉप पर वातावरण का मतलब क्या है? बस स्टॉप पे वातावरण शोरगुल था। अभी देखिए, जैसे आप बस स्टॉप पे जा रहे हो तो वहां पे बहुत सारे व्यक्ति दिखते हैं ना, कुछ बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं हमको, तो उसी को वातावरण कहते हैं। जैसे कि चहल पहल होता है तो उसी को वातावरण हम कहते हैं। 4-5 लोग आपस में बात कर रहे हैं जिसकी वजह से वातावरण पूरा शोरगुल हो जाता है। जैसे अभी देखो गाड़ी मोटर जाती है तो कितनी सारी आवाजें आती है, तो हम क्या बोलते हैं, और कितने सारे धुएं निकलते हैं, पॉल्यूशन दूषित हो जाता है, तो हम कहते हैं ना देखो पूरा वातावरण दूषित हो गया है। तो उसी तरह बस स्टॉप पे भी जो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी बसें रिक्शा चलती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे आवाज होते हैं, तो उसी को बोलते हैं कि वहां का वातावरण बहुत ही शोरगुल था। जिसको पूछना है हाथ उठाइए। आयुष,
आयुष मौर्य, आप टीचर हाँ बेटा बोलो। टीचर, लड़के के पिता की बहू से अपेक्षा है, इसका मतलब क्या हुआ? लड़की के पिता से मतलब हाँ। लड़के के पिता क्या चाहते हैं कि जो लड़की मतलब जो लड़की मेरे घर में आए वो संस्कारी होनी चाहिए, संपन्न परिवार से होनी चाहिए, उसे बहुत सारे संस्कार अच्छे होने चाहिए, जिससे कि जब कोई भी लड़की किसी लड़के के यहाँ शादी करके जाती है तो घर में सब जैसे चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए। मतलब उसके आने से कोई नया चीज ना हो, जैसे कि आप भाइयों के आपस में कोई लड़ाई ना हो जाए, कोई किसी से बात करना बंद कर दे, इस तरफ से ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि लड़का जो है वो अपनी बहू से ये अपेक्षा रखना चाहता है कि जब भी कोई बहू मेरे घर पर आए तो वो तीनों भाइयों के साथ मिलजुल कर रहे, मतलब घर को बना के रखे, एक मुट्ठी में बांध के रखे, उसको अलग नहीं होना चाहिए। तो यही होता है उनके प्रति, बहू के प्रति उनकी अपेक्षाएं। नीरज, माइक चालू करके पूछिए बेटा। मिस, लड़के का चेहरा देखकर लोग आश्चर्य करने लगे, इसका ये कौन सी में का है, मौन में का है कि या साधारण पाठ में का है? क्या क्या फिर से बोलो बेटा। लड़के का मौन चेहरा मौन देखकर मौन का मौन है। मौन, लड़के का चेहरा देखकर। हाँ, लोग लड़के का आश्चर्य चेहरा करने लगे। देखकर, ये बूट पॉलिश जो करने वाला जो लड़का था, जब वो अपनी बात को जब वो कहता है कि मैं मेहनत करके लूंगा, मैं कोई भिखारी थोड़े ना हूँ, तो वहां पे बस स्टॉप पे जो बहुत सारे लोग थे वो लोग उसके बातों को देखकर दंग हो गए। मतलब वहां पे भी मतलब सब लोग जो अपने बातों में मशगूल थे वो अचानक से शांत हो गए और उसी लड़के को देखने लगे। अभी अजीत ठाकुर, माइक चालू करो बेटा। अजीत ठाकुर। हाँ मैम, आकृष्ट मतलब क्या होता है? क्या बेटा? आकृष्ट। आक्रोश, देखो मैंने यहाँ पे, एक मिनट, हाँ देखो, आक्रोशित होना मतलब ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना। मैंने जैसे बताया था ना उस ये असाधारण वाले पाठ में, जैसे हमने पढ़ा कि जब लेखक उसको मना कर देते हैं कि मुझे जूते पॉलिश नहीं करवानी है, तब वो बच्चा दूसरी तरफ भी चला जाता है, तो लेखक का ध्यान उस तरफ केंद्रित हो जाता है कि वो देखते हैं कि देखो और ये बच्चा कहाँ कहाँ पर जाता है। किस्मत, किस्मत माइक चालू करके बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, आपके माइक का इश्यू है। किसी को भी कुछ भी मैडम से पूछना है तो आप रेज हैंड कीजिए, मैं आपको परमिशन दूंगा, फिर आप पूछ सकते हो। मुस्कान, माइक चालू करो मुस्कान, पूछो। जमघट मतलब सर? जमघट का मतलब है बेटा भीड़ लगना, जहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको कहते हैं जमघट। आर्यन, फिरदौस, फिरदौस। यस सर। हाथ उठाओ, पूछो। अरे सर वो गलती से हो गया, मुझे कुछ पूछना। आर्यन पूछो, आर्यन। लव कुमार, अनम्यूट करो अपने आप को और पूछो। हेलो सर। यस सर, मशगूल का मतलब? मशगूल का मतलब होता है बच्चे व्यस्त होना। जैसे कि देखो एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ, हम कक्षा में जैसे टीचर पढ़ा रही है, तुम क्लास में बैठे हो, तुम्हारा ध्यान उस ओर नहीं है और तुम अपने दोस्तों के साथ बातों में क्या हो, बिजी हो, और अचानक से टीचर ने तुम्हें खड़ा कर दिया, तो क्या हो गया, वो तुम अपनी बातों में मशगूल थे, व्यस्त थे, जिसकी वजह से तुमने टीचर की बातों को नहीं सुना, तो उसी को कहते हैं मशगूल होना। जी ठीक है टीचर, थैंक यू। ओके।
लास्ट लाइन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा, नजदीक से बोलो। आकांक्षा, इसका मतलब क्या होगा? नहीं समझ में आया बेटा, फिर से बोलो बेटा, फिर से बोलो। स्वाभिमान। स्वाभिमान, ओके। स्वाभिमान, स्वाभिमान का मतलब होता है जैसे मैं किसी की दया का पात्र नहीं बनूंगा। स्वाभिमान हमारे अंदर होता है, हमारी अंतर चेतना में होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा भी एक स्वाभिमान है, मेरी भी एक इज्जत है जिसका मैं मान रखना चाहता हूँ। समझ में आया? जैसे कि अभी मैं तुम्हारे पे दया भाव दिखाऊंगी, ले ये तू ले, ये रख ले अपने पास में, तो वो क्या लगेगा? वो तुम्हें बहुत ही विचित्र लगेगा, बहुत ही अटपटा लगेगा कि ये मेरी भी कुछ मान सम्मान है कि नहीं, मेरा अपना भी कुछ स्वाभिमान है जिसकी वजह से मैं ये दया की भीख क्यों लूं, और मेरी भी इज्जत होनी चाहिए, मैं भी जहां जाऊं लोग मुझे वहां पर जाने। तो वो मेरा एक स्वाभिमान है, वो मेरा एक तेज है, मेरी अंतर चेतना, मेरा अपना एक अस्तित्व है। सिया, मिस समसामयिक मीनिंग क्या बेटा? समसामयिक मतलब सभी को शामिल करना। ओके। और किसी को पूछना है हाथ उठा सकते हैं, रेज हैंड। मैडम अभी आप समापन कर दीजिए, एंडिंग। ठीक है सर, एक मिनट सर। ओके बच्चों, अब सबको पाठ समझ में आ गया। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।